हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के एक बार फिर से टॉप 25 क्वेश्चंस। ये सीरीज चल रही है जहां पर डे 1 से लेकर डे 7 तक अभी तक हम लोगों ने उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए, उन क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया जो पूछे जा सकते हैं लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, और वैसे ही क्वेश्चंस की अगेन आज के सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आरबीआई, इंश्योरेंस, एसएससी, रेलवे एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया, यह भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर कॉन्सेप्ट वाइज कहां से पढ़ें, थ्योरी कहां से पढ़ें, डिटेल में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो एक कमी रह जाएगी क्या कि सपोज करिए कि पेपर का पैटर्न थोड़ा टफ हो गया। अगर पेपर का पैटर्न टफ हुआ तो आपको कॉन्सेप्ट मदद करते हैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। या जब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेते हैं एग्जाम में कि नीचे वाले ऑप्शंस में कौन सा सही है या कौन सा गलत है, तो आपको 5 ऑप्शन में से ये पिक करना काफी मुश्किल हो जाता है जब तक आप उनके कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ते। तो अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीडीएफ की मदद से रीड करना चाहते हैं, अगर ये सारी फैसिलिटीज आप चाहते हैं और लेटेस्ट वाला कोर्स भी चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कब से? 15 मार्च से। लाइव टाइमिंग्स 8 PM, वैलिडिटी 12 मंथ्स, टोटल वीडियो 65 प्लस, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस। लाइव के बाद जितने भी वीडियोस हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में भी मिलेंगे। इसका मतलब कि अगर आप लाइव सेशंस को अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड मोड में भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। पीडीएफ फाइल्स बेसिक टू हाई लेवल विद 12 मंथ्स वैलिडिटी। सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आपको वहां पर ये कोर्स दिख जाएगा और क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के तुरंत बाद ही कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट का मजा ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो इस कोर्स के रिगार्डिंग तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में दिया था उस पर भी बात कर लेते हैं। इन MS Office 365 स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स आर कॉल्ड। MS Office 365 में स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स को क्या कहा जाता है? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट इफेक्ट। मैं देख रहा था कि सभी कैंडिडेट अब तक समझ चुके हैं कि इनको क्या बोलते हैं, फॉन्ट इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? अगर हम MS वर्ड की बात करें या MS एक्सेल की बात करें या पावर पॉइंट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। MS वर्ड में ज्यादातर कंट्रोल D दबाने पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसके बाद हम फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं, फॉन्ट के फेस को बदल सकते हैं, फॉन्ट के नंबर को बदल सकते हैं, फॉन्ट के इफेक्ट को बदल सकते हैं। बाय डूइंग दिस, फॉन्ट इफेक्ट की बात करें तो आपको 7 फॉन्ट इफेक्ट मिलते हैं लेटेस्ट वाले वर्जन में। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन के नाम से। वेरी गुड। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये रहा, विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन।
कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान प्रस्तुति में एक नई स्लाइड सम्मिलित करती है? अगर आपको एक नई स्लाइड को इंसर्ट करना है या नई स्लाइड को ऐड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की मदद से आप यह काम करेंगे? कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल एस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस एम। इंसर्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा? कंट्रोल एम। लेकिन अगर आपको नई फाइल क्रिएट करनी है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, देन व्हाट इज द शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस एन। क्लियर? इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन MS Word 2021 which shortcut key is used to make text all caps? MS Word 2021 जो कि MS Office का लेटेस्ट वर्जन है 2021, MS Word 2021 में टेक्स्ट को बड़े अक्षरों में लिखने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? कह रहा है कि अगर आपको सभी लेटर्स को, सभी टेक्स्ट को कैपिटल में लिखना है, कैपिटल का मतलब अपर केस में लिखना है, तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? लेकिन इससे पहले मुझे आप ये बताइए कि MS वर्ड में टोटल केस होते कितने हैं? जैसे मैंने कहा अपर केस, इस तरीके से जो चेंज केस होते हैं वो कितने होते हैं? 5 प्रकार के चेंज केस होते हैं, जिसमें से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए या सभी को कैपिटल करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ए की मदद करते हैं। तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर द कैपिटल लेटर? कंट्रोल शिफ्ट ए। सपोज करिए कि आपने सब कुछ छोटे में लिखा, स्मॉल में लिखा, लोअर केस में लिखा, और आप चाहते हैं कि लोअर केस से सब कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप कैसे करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट ए की मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और टोटल चेंज केस कितने होंगे? 5। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये बने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि हाउ मेनी चेंज केस आर देयर इन MS वर्ड, तो आंसर होगा 5 टाइप्स। नाम भी याद रखिएगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 equals to sum B1 colon B8 is an example of। MS Excel में 365 वाले वर्जन में equals to sum B1 colon B8 ये किसका उदाहरण है? फंक्शन, फॉर्मूला, सेल एड्रेस, वैल्यू या वैलिडेशन? वेरी गुड। आप जानते हैं कि इक्वल्स टू सम लिखा हुआ है, जिसमें सम क्या है? फंक्शन। लेकिन ये पूरा क्या है? फॉर्मूला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मूला इज द राइट आंसर। एक फॉर्मूले में क्या क्या होना जरूरी है? इक्वल्स टू का साइन शुरुआत में, जो कि है सम या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, जैसे फंक्शन का नाम, तो यहां पर फंक्शन भी दिया हुआ है, दैट इज सम। ब्रैकेट जिसमें रेंज मेंशन हो, तो ब्रैकेट भी है जिसमें आर्ग्यूमेंट मतलब रेंज भी दी हुई है, A1 से लेकर A20 या B1 से लेकर B8, व्हाटएवर। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर्मूला। तो फंक्शन कहां होता है? फॉर्मूले के अंदर जो सम है वो फंक्शन है। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि इस फॉर्मूले में फंक्शन क्या है, तो आंसर है सम फंक्शन है। यानी यहां पर हमें क्या करना है? सम करना है, ऐड करना है। किस, कहां से कहां तक? सेल B1 से लेकर सेल B8 तक। क्लियर? नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ MS Excel डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल? MS Excel का कौन सा घटक सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो सेल हाईलाइट हो जाती है, और उस हाईलाइट वाले सेल को हम एक्टिव सेल बोल देते हैं। और एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो हमें कहां दिखता है? नेम बॉक्स में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2,
नेम बॉक्स। जैसे अगर हम पहले सेल की बात करें तो पहले सेल का जो कंटेंट है वो क्या है, A1। पहले सेल का जो नाम है वो क्या है, A1। लेकिन ये A1 हमें दिखता कहां पर है, इसका एड्रेस नेम बॉक्स में। तो व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल, पहली सेल का एड्रेस क्या होगा, A1। एंड वेयर दिस A1 डिस्प्लेज, ये A1 डिस्प्ले कहां पर होगा, तो आंसर होगा नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बताइए आंसर। इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल, एक्सेल में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट बताइए। एक्सेल शीट है, उसमें कुछ डेटा फीड है और उस डेटा से आपको एक चार्ट कन्वर्ट करना है, तो किस फंक्शन की मदद से ये काम होगा, दैट इज F11। बहुत ही फेमस है, चार्ट को बनाने की जो फंक्शन की है दैट इज F11। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछें कि एक्सेल में जो बेसिक चार्ट है वो कितने हैं, हाउ मेनी बेसिक चार्ट्स आर देयर इन MS एक्सेल, तो आंसर होगा वैसे तो चार्ट बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक चार्ट्स की गिनती में 3 चार्ट्स आते हैं। कौन कौन से, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, B का मतलब बार चार्ट, P का मतलब पाई चार्ट और L का मतलब लाइन चार्ट। इन 3 चार्ट्स को बेसिक चार्ट की कैटेगरी में रखा जाता है MS एक्सेल में। नेक्स्ट, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू MS PowerPoint फाइल बाय डिफॉल्ट इट कंटेन्स डैश स्लाइड, जब आप कोई नई PowerPoint फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट रूप से इसमें कितनी स्लाइड होती हैं, मुझे सोच के बताइए कि जब आप PowerPoint ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्लाइड्स की संख्या कितनी होती है, 16, 16, 1, 3, 2 या 255, एंड द करेक्ट आंसर इज 1। जैसे ही हम MS PowerPoint ओपन करते हैं हमें बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड देखने को मिलती है जिसको टाइटल स्लाइड भी बोलते हैं, 1 स्लाइड। हम क्या और भी स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, जी हां, वी कैन क्रिएट मोर स्लाइड्स, बट बाय डिफॉल्ट देयर इज ओनली 1 स्लाइड विच इज कॉल्ड टाइटल स्लाइड, जहां पर 2 बॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी यहां पर जो डॉटेड बॉक्स हैं जिनको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं वो बाय डिफॉल्ट 2 होते हैं, एक टाइटल के लिए और एक सब टाइटल के लिए। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि PowerPoint में प्लेस होल्डर कितने हैं, तो आंसर होगा 2, स्लाइड कितनी है, आंसर होगा 1, और शीट कितनी है, तो डिपेंड करेगा वर्जन पर। अगर पुराने वाले वर्जन्स की बात करें तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होती हैं, और नए वाले वर्जन की बात करें तो बाय डिफॉल्ट 1 शीट होती है बाय डिफॉल्ट में। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस is used for connecting larger LAN network with the smaller LAN network, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग बड़े LAN नेटवर्क को छोटे LAN नेटवर्क से जोड़ने के लिए करते हैं। यानी लोकल एरिया नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क से ही जोड़ना है, लेकिन एक बड़े LAN को छोटे LAN से जोड़ना है, तो किसका यूज करेंगे, मॉडेम, स्विच, ब्रिज, गेटवे या ऑल ऑफ दीज। मैंने आपको बताया है अगर सेम नेटवर्क को जोड़ने की बात की जाए, अगर सेम प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, सेम टोपोलॉजीज की बात की जाए, सेम प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, सेम नेटवर्क की बात की जाए, तो आंसर या तो ब्रिज होगा या राउटर होगा। क्या राउटर दिया है, नहीं। क्या ब्रिज दिया है, जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रिज। अच्छा सर, अगर ब्रिज भी दिया हो और राउटर भी दिया हो और सेम नेटवर्क की बात कर रहे हो, सेम का मतलब यहां पर लोकल एरिया नेटवर्क है और यहां भी लोकल एरिया नेटवर्क है, यहां वाइड एरिया नेटवर्क होता, यहां भी वाइड एरिया नेटवर्क होता, यहां मैन होता, यहां भी मैन होता, तो ये सेम नेटवर्क है ना, सेम टोपोलॉजीज हैं, सेम प्रोटोकॉल हैं, तो इसके लिए ब्रिज का यूज भी कर सकते हैं, राउटर का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है, राउटर भी है और ब्रिज भी है, और बोथ ऑफ दीज गिवन नहीं है,
तो इस केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? राउटर। क्योंकि आजकल के टाइम पर हम किसका यूज कर रहे हैं? राउटर का यूज कर रहे हैं। पहले हम किसका यूज करते थे? ब्रिज का यूज करते थे। लेकिन अगर डिफरेंट नेटवर्क की बात होती, एक तरफ लैन होता, दूसरी तरफ मैन होता, एक तरफ लैन होता, दूसरी तरफ वैन होता, और ऐसे नेटवर्क को जोड़ने की बात हो रही होती जो डिफरेंट नेटवर्क है, जो डिफरेंट प्रोटोकॉल, जो डिफरेंट टोपोलॉजीज का यूज कर रहा है, तो आंसर क्या होता? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड गेटवे। तो अलग अलग के लिए गेटवे का यूज, डिफरेंट के लिए गेटवे का यूज, और सिमिलर नेटवर्क के लिए ब्रिज का यूज या राउटर का यूज। क्लियर? नेक्स्ट, Microsoft 365 family plan lets you to share your subscription with your family up to dash pupil। लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बताइए। माइक्रोसॉफ्ट 365 परिवार योजना आपको अपने परिवार के साथ अधिकतम कितने लोगों तक अपनी सदस्यता साझा करने की सुविधा देता है? कह रहे हैं मान लीजिए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट 365 का एक फैमिली प्लान खरीदा, परचेस किया, जिसके थ्रू आप MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चला रहे हैं ऑनलाइन मोड में। क्या उस प्लान को आप शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ? जी हां, उस प्लान को आप शेयर भी कर सकते हैं प्यूपिल के साथ, लेकिन कितने प्यूपिल्स के बीच? 6 प्यूपिल्स। यानी उस पर्टिकुलर आईडी को आप 6 लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन क्या 6 से ज्यादा आईडीज आप शेयर कर सकते हैं? जी नहीं। इसका मतलब कि आप एक पर्सन हैं और आप उस प्लान को 6 पर्सन्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं टोटल। याद रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट, जीमेल डज हैव एन इनबॉक्स साइज लिमिट ऑफ डैश। जीमेल की इनबॉक्स क्षमता कितनी होती है? जीमेल की बात करें या गूगल की सभी सर्विसेज को मिलाकर बात करें, बात एक ही है कि गूगल जो है वो फ्री में जो स्पेस देता है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 15 GB की। और 15 GB के बाद अगर ये फुल हो जाती है तो या तो स्पेस आपको रिमूव करनी होती है, और या फिर आप उसको परचेस कर सकते हैं ग्रेटर वाली स्पेस के लिए। क्या ये बात समझ में आई? तो जीमेल की बात करें या गूगल की सभी सर्विसेज की बात करें, जैसे गूगल ड्राइव, जीमेल, गूगल फोटोज, मैनेज योर स्टोरेज, इन सब को मिलाकर जो लिमिट है वो कितनी है? 15 GB, दैट इज फ्री। क्लियर? वेरी गुड। फ्लैश मेमोरी इज अ डैश कंप्यूटर स्टोरेज चिप, इट इज मेड अप ऑफ डैश। फ्लैश मेमोरी एक डैश कंप्यूटर स्टोरेज चिप है, ये डैश से बनी होती है। वोलाटाइल EPROM, नॉन वोलाटाइल SRAM, टेम्परेरी या EEPROM, परमानेंट या EEPROM, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, सर ये बताइए फ्लैश मेमोरी क्या होती है? तो आप शायद जानते होंगे कि फ्लैश मेमोरी हम बोलते हैं किसको? ऐसी मेमोरी को जो सेकेंडरी स्टोरेज है। जैसे इसमें कैटेगरी क्या क्या है? SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। इन 3 डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लैश मेमोरी। फिर से एक बार, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, इनको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब परमानेंट इन नेचर। तो अब आंसर क्या होगा? परमानेंट का मतलब नॉन वोलाटाइल या परमानेंट। तो इधर तो नॉन वोलाटाइल या परमानेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड होगा या फोर्थ होगा? सेकंड या फोर्थ। अब कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ। फ्लैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? EEPROM से, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आंसर क्या हो गया? EEPROM, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन। ये परमानेंट भी है और ये किससे मिलके बनी है? EEPROM से। तो आंसर क्या हो गया? दैट इज फोर्थ। तो यहां पर आपको कितनी बातें याद रखनी है? 3 बातें। क्या क्या? पहली तो फ्लैश मेमोरी क्या होता है? फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो परमानेंट मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल
जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला एसएसडी, दूसरा मेमोरी कार्ड और तीसरा पेन ड्राइव। ये याद रखिएगा। इसे फ्लैश मेमोरी ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डेटा को डिलीट करना और स्टोर करना काफी आसान है और इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी को किस टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया? EEPROM के तहत, यानी इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के तहत। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर DOS बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय DOS आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है? हम जानते हैं स्प्रेडशीट का मतलब एक ऐसा पैकेज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में है। रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में जैसे MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, लेकिन किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। हम बात करें पहले स्प्रेडशीट पैकेज की तो दैट इज VCalc, द फर्स्ट स्प्रेडशीट पैकेज। हम बात करें एप्पल के स्प्रेडशीट पैकेज की तो दैट इज कॉल्ड नंबर्स। लेकिन अगर हम बात करें DOS की स्प्रेडशीट पैकेज यानी MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला स्प्रेडशीट पैकेज, तो आंसर होगा लोटस 123, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। लोटस 123 जिसका एक्सटेंशन होता है .123। नेक्स्ट, these type of hackers intend to hack government websites and data used for personal political और social gain। इस प्रकार के हैकर्स का इरादा निजी राजनीतिक या सामाजिक लाभ के लिए सरकारी वेबसाइट और डेटा को हैक करने का होता है। तो इस तरीके के हैकर्स कौन हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स को ही हैक करते हैं, जो सरकारी डेटा ही चुराते हैं? क्यों? पर्सनल, पॉलिटिकल और सोशल पर्पस के लिए, ताकि उन्हें पॉलिटिक्स में कोई फायदा हो, कोई पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटा या इंफॉर्मेशन को हैक कर रहे हैं। तो इस तरीके के हैकर्स को क्या बोलते हैं? हैक्टिविज्म बोलते हैं। वो हैकर्स जो सिर्फ सरकार का ही डेटा चुराते हैं, किस पर्पस के लिए? पर्सनल, पॉलिटिकल और सोशल गेन के लिए। दीज आर कॉल्ड हैक्टिविस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, पोर्ट नंबर ऑफ SMTP एंड POP3 प्रोटोकॉल इज रिस्पेक्टिवली। SMTP और POP3 प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होगा? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये अलग अलग भी पूछते हैं कि SMTP का पोर्ट नंबर बताइए, POP3 का पोर्ट नंबर बताइए, या कई बार दोनों क्वेश्चंस को मिला के पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि SMTP क्या है? SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूज्ड फॉर सेंडिंग द मेल। मेल को भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो SMTP है। POP3 मेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं, मेल को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है POP3 या IMAP। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 या इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो SMTP काम करती है पोर्ट नंबर 25 पर, 25 पर, whereas POP3 वर्क्स ऑन दी पोर्ट नंबर 110। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, SMTP 25 एंड POP3 दैट इज फॉर 110 पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर्स का यूज हम करते क्यों हैं? व्हाई? द आंसर इज कि जब एरर आए, सपोज करिए कि अगर हमने कोई मेल भेजा किसके थ्रू? SMTP के थ्रू, और मेल अगर रिसीव नहीं होगा तो एरर क्या आएगी? 25 के रिगार्डिंग, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मेल भेजने में कोई एरर हुई है। और अगर एरर होगी किसमें? 110 में, तो हम समझ जाएंगे कि ये एरर किसमें है? POP3 में। तो एक तरीके से SMTP का जो रोल नंबर है वो 25 है और POP3 का जो रोल नंबर है वो 110 है। इसको इस तरीके से समझिए जैसे स्कूल और कॉलेजेस में कई बार ID और रोल नंबर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम से पहचान करना काफी मुश्किल होता है कैंडिडेट की। वहीं रोल नंबर या उसकी ID एक तरीके से प्राइमरी की होती है, जिससे कि यह पता लगाने में काफी आसानी हो जाती है
कि ये पार्टिकुलर आईडी किस स्टूडेंट की है, ये पार्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी किस एम्प्लॉय की है। तो नाम में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लेकिन आईडी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। क्लियर, वेरी गुड। विच ऑफ दीज रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय क्रोम वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा रेंडरिंग इंजन क्रोम वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, रेंडरिंग इंजन क्या है। किसी भी ब्राउजर को चलाने के लिए रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करते हैं और इसी की मदद से क्या होता है, ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है, यह हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है। किसकी मदद से, रेंडरिंग इंजन की मदद से। जैसे हमारे बाइक्स में, कार में, हर एक में इंजन लगा होता है ना, जो उसको चलाती है, प्रोसेस करती है। वैसे ही ब्राउजर को चलाने के लिए भी उनमें रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करते हैं। अब वेब ब्राउजर क्रोम में कौन सा रेंडरिंग इंजन लगा होता है, द आंसर इज ब्लिंक। क्या है, ब्लिंक। अब ब्लिंक की अगर दोस्तों बात करें तो ये गूगल क्रोम में भी है, ये ओपेरा में भी है, ये एज में भी है। इन 3 ब्राउजर्स में ब्लिंक का यूज होता है। सफारी जो कि एप्पल का ब्राउजर है, इसमें वेबकिट इंजन का यूज होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, इसमें ट्राइडेंट इंजन का यूज होता है। और गूगल क्रोम की अगर बात करें जो कि एक ओपन सोर्स भी है, सॉरी मोजिला फायरफॉक्स की बात करें, है ना, 4th नंबर पे आपको क्या दिख रहा है, मोजिला फायरफॉक्स, जो क्या है, एक ओपन सोर्स ब्राउजर भी है। और अगर इसकी बात करें, मोजिला की बात करें, तो ये गेको इंजन का प्रयोग करता है। किसका, गिको इंजन। तो हमें याद क्या रखना है कि अगर गूगल क्रोम पूछें, ओपेरा पूछें या एज के बारे में, तो आंसर होगा ब्लिंक इंजन। अगर सफारी ब्राउजर की बात करें तो वेबकिट इंजन, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें तो ट्राइडेंट इंजन, और मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो गिको इंजन आंसर होगा। क्या ये सारे रेंडरिंग इंजन याद हो गए? लिखकर याद करिए, बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएंगे। लेकिन यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, तो इसको अच्छे से याद रखने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, among these which operating system is not open source, इनमें से कौन सा OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो और जिसमें बदलाव भी हो सके, मतलब एडिटिंग भी हो सके, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है? GNU लाइनेक्स, ये ओपन सोर्स है ना, लाइनेक्स इज द फेमस ओपन सोर्स। FreeBSD, ये भी ओपन सोर्स है। एंड्रॉइड लाइनेक्स पर बेस्ड है, ये भी ओपन सोर्स है। क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रोम से रिलेटेड है, जो किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं, गूगल के द्वारा, है ना। जैसे गूगल का क्रोम है वैसे गूगल का क्रोमियम भी है। तो क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एडिटिंग भी हो सकती है, लेकिन गूगल क्रोम में नहीं हो सकती, क्रोमियम में हो सकती है। और iOS ये क्या है, दिस इज नॉट एन ओपन सोर्स। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फोन्स में देखने को मिलता है, जो स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है, दैट इज नॉट ओपन सोर्स। तो आंसर क्या हो गया, iOS। अब इसके साथ साथ ये भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि ओपन सोर्स की कैटेगरी में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए। लाइनेक्स, यूनिक्स भी हो सकता है, FreeBSD, एंड्रॉइड और क्रोमियम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? जबकि ओपन सोर्स कौन सा नहीं है, इनके अलावा जो भी हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। जैसे iOS हो गया, विंडोज हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या MS DOS हो गया, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज दी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, डैश कुकीज आर स्टोर्ड ऑन योर हार्ड ड्राइव। डैश कुकीज आपकी हार्ड ड्राइव पर संग्रहित हैं। कुकीज से क्वेश्चन आएगा जरूर। कुकीज का मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन को, जो इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड कुकीज। भेजता कौन है, सर्वर। स्टोर कहां पर होती है, ब्राउजर या क्लाइंट में। और अगर कुकीज की बात करें तो वो कुकीज जो कि हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है उन्हें क्या बोलते हैं,
persistent cookies. Those cookies which are stored, which are relied, which are placed on the hard drive are called persistent cookies. याद रखिएगा, this is the very very important one. Next, ये टॉप क्वेश्चंस हैं. टॉप क्वेश्चंस का मतलब ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना. तो ये सभी क्वेश्चन अपने में कहीं ना कहीं यूनिक है. डैश टाइप ऑफ रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड डैश रैम कंज्यूम्स लेस पावर. हम जानते हैं कि रैम को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो रैम कितने तरीके की होती है. स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एसडी रैम, जिसको सिंक्रोनस डायनेमिक बोलते हैं. तो जब हम बात करते हैं किसकी, रैम की, तो रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी है जो कि फास्टेस्ट में भी काउंट होती है, क्योंकि फास्टेस्ट मेमोरी में सबसे पहले रजिस्टर, फिर कैशे, फिर रैम आती है. तो ऐसी कौन सी रैम है जो ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, कंज्यूम्स मोर पावर. आंसर है वो रैम जो हमारे लैपटॉप में लगी होती है, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करती है. लैपटॉप में या पीसी में कौन सी रैम लगी होती है, डायनेमिक रैम, जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी. और ऐसी कौन सी रैम है जो लेस पावर कंज्यूम करती है, जिसकी मदद से हम कैश मेमोरी बनाते हैं, वो लेस पावर कंज्यूम करती है, जो फास्टेस्ट भी होती है, यानी स्टैटिक रैम. तो पहला होगा क्या, डायनेमिक, और दूसरे में क्या होगा, स्टैटिक. यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन. क्लियर है. एक बार फिर समझो. डायनेमिक रैम वो रैम होती है जो हमारे लैपटॉप में, पीसी में, स्मार्टफोन्स में होती है, दैट इज डायनेमिक रैम. स्टैटिक रैम वो रैम होती है जिसकी मदद से हम लोग कैश मेमोरी बनाते हैं. तो कह रहा है ऐसी कौन सी रैम है जो ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, वो जो लैपटॉप्स में यूज होती है, स्मार्टफोन्स में यूज होती है, मोबाइल में यूज होती है, टैबलेट में यूज होती है. डायनेमिक रैम वो रैम जो लेस पावर कंज्यूम करती है, दैट इज स्टैटिक रैम, जो कि फास्टेस्ट भी होती है डी रैम के कंपैरिजन में. तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी रैम फास्टेस्ट है, स्टैटिक या डायनेमिक, तो करेक्ट आंसर होगा स्टैटिक रैम इज फास्टेस्ट इन कंपैरिजन टू डायनेमिक रैम. यानी एस रैम ज्यादा फास्ट है डायनेमिक रैम के कंपैरिजन में. वेरी गुड. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग दीज अबाउट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है. अब यहां पर डिपेंड करेगा आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे. अगर आपको पता होगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर आपने इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ा होगा, तो आप बता पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है. और आजकल के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है. ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 1 एंड 2, ऑप्शन 2 एंड 3, इस तरीके से क्वेश्चन ये लोग फ्रेम करते हैं ताकि कैंडिडेट कंफ्यूज हो. बताइए जरा आंसर, कौन सा स्टेटमेंट गलत है. पहला, फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइनेक्स क्या ओपन सोर्स और फ्री है? जी हां, यानी ये करेक्ट है. लाइट वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या लाइनेक्स हल्का फुल्का है, लाइट वेट है? यस. क्या लाइनेक्स सिक्योर है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का यूज करता है? जी हां. क्या ये यूनिक्स के तरीके से काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या इसे यूनिक्स से ही बनाया गया है? यस. तो आंसर है फोर्थ भी सही. रिटन बाय केन थॉमसन? जी नहीं, यूनिक्स को लिखा था केन थॉमसन ने, लेकिन लाइनेक्स को लिखा है लाइनस टोरवाल्ड ने. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन बाय लाइनस टोरवाल्ड्स, whereas Unix operating system was written by Ken Thompson and Dennis Ritchie. दो लोगों ने मिलकर लिखा था. केन थॉमसन जो कि मुख्य भूमिका में थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, और केन थॉमसन जो कि सपोर्टिंग भूमिका में थे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में. नेक्स्ट, among these select the real time operating system. इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम के बेसिस पर काम कर रहा है. जैसे सैटेलाइट में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम है, नासा में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम है. जो टाइम जिसमें इंपॉर्टेंस हो,
रोबोट में यूज होने वाला रियल टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होने वाला रियल टाइम है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज नहीं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, यूनिक्स नहीं, एंड्रॉइड बिल्कुल नहीं। तो क्या बचा? VxWorks। दिस इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी वेरी फेमस वन। रियल टाइम में जो सबसे फेमस नाम है वो क्या है? VxWorks ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसका यूज करते हैं रोबोट्स में, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, IoT में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, दैट इज VxWorks। नेक्स्ट, 5G वॉज डेवलप्ड बाई। 5G से भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्निक है, इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुई है। वैसे तो बहुत पुरानी है लेकिन इंडिया के लिए नई है। तो बताइए 5G को किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? 3GPP, गूगल, IBM, रिलायंस या माइक्रोसॉफ्ट? 5G के पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोजेक्ट है, दैट इज कॉल्ड 3GPP। तो आंसर क्या होगा? थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। कुछ लोग मिलके, उन लोगों के समूह को क्या बोला? 5G को डेवलप करने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई, एक मीटिंग रखी गई, जिस मीटिंग में कुछ पर्सन्स अलॉट किए गए और उन पर्सन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? 3GPP, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट, 5G is designed to deliver peak data rate up to। 5G को अधिकतम डेटा दर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 5G में जो मैक्सिमम जो पीक डेटा रेट है डेटा को डिलीवर करने का, वो कितना है? 50 Gbps, 20 Gbps, 100 Gbps, 5 Gbps या 1000 Gbps? The correct answer is 20 Gbps is the maximum deliver peak data rate। 5 Gbps यानी अगर 5G की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है दोस्तों? 20 Gbps की, जहां पे आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड अल्ट्रा HD मूवी इन 10 सेकेंड। यानी अगर HD मूवी से भी ज्यादा अल्ट्रा HD मूवी आपको डाउनलोड करनी है तो सिर्फ 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं 20 Gbps स्पीड के साथ। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। RBI में पूछा गया क्वेश्चन, पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? जैसे C++, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जहां पर रीयूजेबिलिटी, जहां पर किसी भी बने बनाए कोड को हम क्या करते हैं? रीयूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब हमने कोड बना के रख लिया और अब हमें कोई सॉफ्टवेयर आया तो हमने उस बने बनाए कोड का इस्तेमाल उसमें कर लिया। इससे क्या होगा सर? जल्दी बन जाएगा सॉफ्टवेयर। जैसे ही कस्टमर ने डिमांड करी, हमें पता है कि सॉफ्टवेयर में एक लॉगिन पेज होगा, उसका कोड बना हुआ है, एक लॉगआउट पेज होगा, उसका कोड बना हुआ है, एक होम पेज होगा, उसका कोड बना हुआ है, अबाउट अस का कोड होगा, उसका कोड बना हुआ है। उनको उठा के क्या करना? रीयूज करना। और इसके साथ साथ पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, डेटा बाइंडिंग, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनका यूज करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? दैट इज साइम्यूला, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट इज साइम्यूला। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा अगर एक क्वेश्चन और भी पूछते हैं, ये तो हो गई फर्स्ट। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है? तो आंसर होगा स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक प्योर है, जबकि पहली है दैट इज साइम्यूला। तो ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द एरर मैसेज डिस्प्लेड ऑन द सेल इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल पर प्रदर्शित त्रुटि संदेश हमेशा डैश से पहले होता है। अगर कोई एरर आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो उस एरर के पहले कोई सिंबल होता है क्या? जी हां, दैट स्टार्ट्स विद हैश सिंबल। यानी एरर मैसेज की शुरुआत हमेशा किससे होती है? हैश सिंबल से। एरर मैसेज जैसे हैश एनए, हैश वैल्यू, हैश रेफरेंस, हैश नेम, हैश डिव, हैश 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 हैश, पाउंड भी बोलते हैं इसको, हैश नल या हैश नम। तो किसी भी तरीके की अगर एरर आ रही है एक्सेल में तो उससे पहले शुरुआत किससे होगी? हैश सिंबल के द्वारा। क्लियर है? वेरी गुड। सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सीपीयू इस भाषा को सीधे समझता है। सी, सी प्लस प्लस, असेंबली, जावा या ऑल ऑफ दीज। अब सीपीयू समझता किसको है? सीपीयू यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू यानी प्रोसेसर, तो सीपीयू यानी मशीन। और सीपीयू अगर मशीन है तो ये लो लेवल लैंग्वेज को समझेगा। और लो लेवल लैंग्वेज कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक तो मशीन और दूसरी असेंबली। मशीन का मतलब 0-1, जिसको बाइनरी भी बोलते हैं, जिसको बिट्स भी बोलते हैं। तो या तो वो 0-1 पर काम करेगा, मशीन पे काम करेगा, बाइनरी पे काम करेगा, या तो वो असेंबली लैंग्वेज पे काम करेगा, निमोनिक्स पे काम करेगा, सिंबल्स पे काम करेगा। तो क्या यहां पर बाइनरी गिवन है? नहीं। क्या यहां पर मशीन लैंग्वेज गिवन है? नहीं। क्या असेंबली लैंग्वेज गिवन है? जी हां। सो द करेक्ट आंसर इज असेंबली। क्या यह बात समझ में आई? तो क्या यहां पर आंसर मशीन भी हो सकता था? यस। क्या यहां पर आंसर बाइनरी भी हो सकता था? यस। क्योंकि आंसर इसका होता लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज भी आती है और असेंबली लैंग्वेज भी। क्लियर? नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैक एड्रेस? मैक एड्रेस के बारे में कौन सा कथन गलत है? फेमस क्वेश्चन, वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। बताइए, मैक एड्रेस के बारे में आप जानते हैं ना कि मैक एड्रेस कहां पर होता है? एनआईसी कार्ड पर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर। मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, फिजिकल एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। यह तो आपको पता है। किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अब जरा पढ़ लो, इट कंसिस्ट ऑफ 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। क्या ये 12 हेक्सिमल डिजिट से मिलकर बनता है? यस। मैक एड्रेस नेवर चेंज ऑन देयर ओन। मैक एड्रेस कभी अपने आप नहीं बदलता। जी हां, मैक एड्रेस कभी नहीं बदलता। ये तब बदलता है जब एनआईसी कार्ड को बदल देते हैं, तब बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा। फाउंड ऑन द एनआईसी कार्ड, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे होता है। यस। एआरपी इज यूज्ड टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए एआरपी का यूज करते हैं। जी हां। मैक एड्रेस इज 128 बिट एड्रेस। जी नहीं, IPv6 128 बिट। जबकि बात करें मैक एड्रेस की, दैट इज 48 बिट एड्रेस। तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। फिफ्थ इज द रॉन्ग वन। मैक एड्रेस इज अ 48 बिट एड्रेस। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हो गए आपके बेस्ट 25 क्वेश्चंस। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? मुझे कमेंट करके बताइएगा। आउट ऑफ 25 आपने कितना स्कोर किया, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसका आंसर आपको फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट प्रोटोकॉल? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है नेटवर्किंग में जिसको हल्की प्रोटोकॉल या लाइट वेट प्रोटोकॉल के टर्म में देखा जाता है? ऑप्शन है MQTT, HTTP, POP3, SMTP या ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सी है? सबसे हल्की प्रोटोकॉल किसे माना जाता है नेटवर्किंग में? बताना है आपको। दी ऑप्शन इज MQTT, HTTP, POP3, SMTP या ऑल ऑफ दीज।
तो अगर ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो कंप्यूटर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे कंप्यूटर को पढ़ लिया जाए, कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के साथ, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां A to Z लेटेस्ट पैटर्न पर सारी जानकारी हमारे पास में हो, ताकि क्वेश्चन का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो हम उसे कर पाएं। अगर इस तरीके के कोर्स की आप तलाश कर रहे थे तो बिल्कुल आंख बंद करके ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर की मदद से। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, जिसमें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।